अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को मैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुज्तबा है और मैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पे लाइव सेशन करता है, और आज का हमारा सेशन भी इसी अहम सिलसिले का एक हिस्सा है, जिसमें हम बात करेंगे कि खलीजी ममालिक में बढ़ते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कौन से बढ़ते हुए मसाइल हैं। और इस सिलसिले में जो आज का हमारा मौजू है वो ये है कि खलीजी ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए ख़तरात और जबरी मशक्क़त के ख़तरात और भीख मांगने के बढ़ते हुए मसाइल। इससे बचने के लिए कौन से कानूनी ज़राए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, रोज़गार को कैसे महफूज बनाया जा सकता है। आज के हमारे सेशन के लिए हमारे साथ हमारे दो ऑनरेबल गेस्ट भी मौजूद हैं, जिनका तारुफ मैं आप लोगों से करवा दूं। हमारे पहले गेस्ट हैं मिस्टर आकिब इकबाल साहब। ये कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान कम्युनिटी वेलफेयर अताशे के मेंबर हैं, और ये इन्होंने जनवरी 2025 में अपनी जॉब स्टार्ट की थी, और अभी वो कम्युनिटी वेलफेयर जेल के मामलात और भीख मांगने के केसेस पे काम कर रहे थे। वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान और मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री के मेंबर भी रह चुके हैं। और हमारी दूसरी गेस्ट हैं मिस अस्का ज़फ़र राना साहिबा। ये भी जनरल कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान कम्युनिटी वेलफेयर अताशी की मेंबर हैं, और अभी ये पाकिस्तानियों की वेलफेयर और उनके लिए अवेयरनेस और कानूनी मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं कि खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। मैं अपने दोनों गेस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप दोनों को वेलकम करता हूँ कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया और अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। शुक्रिया जी। इसके बाद हम सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मिस अज़का, आप हमें और हमारे देखने और सुनने वालों को बताइए कि बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानियों को कौन से ख़तरात हो सकते हैं और वो किस तरह के गैर कानूनी कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इन तमाम गैर कानूनी कामों में इन्वॉल्व होने के पीछे हो सकते हैं। आपकी आवाज़ आखिर से थोड़ी सी कट गई थी, अपना दूसरा सवाल रिपीट कर दीजिए प्लीज़। जी, आप मुझे सुन सकते हैं क्या? आप तरीके से नहीं सुन पा रहा। जी, मुझे आपकी आवाज़ सवाल का दूसरा हिस्सा मैं नहीं सुन पाई। आप अगर काइंडली अपना सवाल रिपीट कर दीजिए, सेकंड पार्ट। मेरा सवाल आपसे ये है कि बैरून मुल्क खलीजी ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों के भीख मांगने और गैर कानूनी कामों में इन्वॉल्व होने की क्या वजूहात हो सकती हैं? जी, बहुत शुक्रिया हमें यहाँ मदऊ करने का। और खलीजी ममालिक में जैसा कि आप जानते हैं, ख़ासतौर पे सऊदी अरेबिया में जहाँ पे हम पोस्टेड हैं, वहाँ पाकिस्तान के जितना डायस्पोरा बाहर के ममालिक हर साल जाता है, उसका तकरीबन 60% सऊदी अरेबिया में आता है। तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इस बात की सबूत है कि यहाँ पे बेतहाशा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं हमारे लोगों के लिए। और बहुत बड़ा ज़र मुबादला जो पाकिस्तान में आता है वो खलीजी ममालिक और ख़ास तौर पे सऊदी अरब की तरफ से आता है। तो हमारे लोग जो सऊदी अरब हर साल आते हैं, और यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 2.5 मिलियन के करीब पाकिस्तानी डायस्पोरा सऊदीया में मौजूद है, जो सबसे बड़े डायस्पोरा में से एक है। बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं ये सब पाकिस्तानी, हमारी वर्किंग क्लास, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, सब प्रोफेशनल्स, क्वालिफाइड लोग पाकिस्तान की इकॉनमी को मजबूत करने में भी और हमारे दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया की इकॉनमी में भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और इतना बड़ा वॉल्यूम किसी दूसरे मुल्क में मौजूद होना भी इस बात का भी सबूत है कि यहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है, उनको बहुत सपोर्ट दी जाती है। जैसा कि हमारे दोनों मालिक
بہت دہائیوں سے جب سے پاکستان بنا ہے بہت اچھے تعلقات اور بہت بھائی چارے کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ ہر حالات میں دیتے ہیں. اسی طرح سے پاکستانی یہاں پہ آ کے بھی اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں اپنی پرسنل گروتھ کے لیے بھی اور اپنے ذریعہ معاش کی تلاش میں آ کے, اور سعودی عرب اور پاکستان دونوں کی اکانومیز میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. جو کچھ ایسے مسائل ہیں جو ہر جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ظاہر ہے یہاں پہ بھی جو پاکستانی آتے ہیں وہ فیس کرتے ہیں. اس کی بڑی وجہ ان کی اپنا ان ایجوکیٹڈ ہونا ہے, جس کی وجہ سے لاز کا صحیح سے علم نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے. تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو سب سے بڑا اسٹیپ لیا جا سکتا ہے اور جو لیا جا بھی رہا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی, سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بھی, ہمارے سفارے اور ایمبیسیز کی طرف سے بھی, کہ ہمارے عوام کو اویئر کیا جائے تاکہ وہ کسی بھی قسم کی ایسی غلطی نہ کر بیٹھے جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. تو سب سے بڑی وجہ اگر آپ پوچھ لیں کہ کسی بھی طرح کے نقصان دہ سچویشن میں اپنے آپ کو پانے کی, تو وہ وجہ لیک آف اویئرنیس میں کہنا چاہوں گی, جس کا حل یہ ہے کہ ایجوکیٹ کیا جائے. اور وہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے بہت سی اویئرنیس اسکیمز جو ہیں وہ پاکستان گورنمنٹ, سعودی گورنمنٹ اور ایمبیسیز کی طرف سے جاری. جی میرا اسی سے ہی آپ سے ایک اور سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ ان تمام یہ جو بڑھتے ہوئے مسائل ہیں, ان مسائل کے پیچھے کیا کیا عوامل ہیں یا کیا کیا فیکٹرز ہیں, ان فیکٹرز کے بارے میں بھی آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے تاکہ ہم اس کے بارے میں مزید جان سکیں. جی, جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے لوگوں کو ہمارے جو بہت زیادہ ڈائسپورا یہاں پہ, اس کا بہت بڑا پارٹ بلو کالر ورکرز کا بھی ہے, وائٹ کالر ورکرز بھی ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ اسکلڈ پروفیشنل بھی موجود ہیں, لیکن بلو کالر ورکرز بھی ہیں جن کو ایٹ ٹائمز یہاں کے لاز کا یا اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے کبھی کبھی وہ کچھ مسائل کا شکار ہوتے ہیں. بٹ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان سے آنے سے پہلے ہی بہت سارے لوگ ذریعہ معاش کی تلاش میں ایسی ایجنسیز کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں جو لائسنس نہیں ہوتی, جو ویلڈ نہیں ہوتا جن کا لائسنس, جو غلط پریکٹسز میں خود مبتلا ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کو اس طرح سے اپنا شکار بناتی ہیں. تو اس وجہ سے اس کا حل یہ ہے کہ جو لائسنسڈ ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں, اوورسیز پاکستانی پروموٹرز ہیں, اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن ہے, بہت سی ایجنسیز پرائیویٹ گورنمنٹ کی موجود ہیں. بس یہ دیکھا جائے کہ ہمارے پاکستانی بھائی جو بھی باہر جانے لگے, وہ خلیجی ممالک میں آئیں, سعودی عربیہ میں آئیں یا کسی بھی دنیا کے ملک میں انہوں نے جانا ہو, وہ ویلڈ اور لائسنسڈ اور آتھینٹک ریکروٹمنٹ ایجنسی سے رابطہ کریں تاکہ وہ کسی یہ جو مڈل مین یا اس طرح کی کسی بھی مافیا کے ہتھے نہ چڑھیں, جس سے جو ان کو ایکسپلائٹ کرے, جو کسی بھی ظاہر ہے نہ حکومت چاہتی ہے, نہ سعودیہ کی حکومت, نہ پاکستان کی حکومت, نہ ایمبیسی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ اس طرح کے کسی مسائل کا سامنا کریں. تو بالکل شروعات سے ہی اپنے جو باہر آنے کا پروسیس ہے وہ بہت لیگل اور اتھینٹک طریقے سے شروع کیا جائے تاکہ آگے جا کے کسی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمارے ساتھ اچھی انفارمیشن شیئر کیا جس میں آپ نے ہمیں بتایا کہ اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. اب میرا نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ عاقف اقبال صاحب سے ہے. آپ ہمیں بتائیے کہ اگر کوئی پاکستانی اس طرح کے غیر قانونی کاموں میں یا بھیک مانگتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا قانونی نتائج ہو سکتے ہیں, ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ دو کوشچنس, یا بھیک مانگتے ہوئے یا کوئی بھی غیر قانونی کام. تو غیر قانونی کام کے لیے یونیورسل لاز ہیں, جو یہاں انلیگل ہے وہ پاکستان میں بھی انلیگل ہے. بیکری یا بھیک مانگنا بذات خود پاکستان میں بھی انلیگل ہے. اب بدقسمتی سے یہاں پہ رجحان تھوڑا زیادہ ہو گیا اور پچھلے 2-3 سالوں میں پاکستانی بہت زیادہ نمبروں میں اریسٹ ہوئے تھے یہاں بھیک مانگتے ہوئے. تو اس کے لیے انہوں نے سختی شروع کی اور پاکستان سے کافی لوگ یہاں پہ اریسٹ ہوئے. اس میں انفارچونیٹلی اس میں جو ہمیں پیٹرنز نظر آئے تو ایک آرگنائزڈ بیکری کی ایک چین اور ایک پروسیس ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوا کہ لوگ آ رہے ہیں یہاں پر بھیک مانگ رہے ہیں. شاید یہ کرنسی کے امپیکٹ ہے یا دوسری لوگ عمرے ویزے پہ آ جاتے تھے اور وہ اریسٹ ہو جاتے تھے بھیک مانگتے ہوئے. تو اس پہ اوور آل ٹالرنس پاکستان میں بھی بہت اسمال یا زیرو ٹالرنس ہے, یہاں پہ سعودی عربیہ میں بھی بہت زیرو ٹالرنس ہے یہاں پر. اور انہوں نے انہیں امیڈیٹلی ڈیپورٹ کرنا شروع کر دیا ان لوگوں کو. along with this حکومت پاکستان بھی ایکشن آ گئی, انہوں نے بھی اسٹیپس لیے. انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن شروع کر دی کہ یہ کس ایج بریکٹ کے ہیں, کس کیٹیگری کے ہیں, اس میں میل کتنے ہیں, فیمیل کتنے ہیں, کس ریجن سے آ رہے ہیں.
تو حکومت پاکستان نے بھی کافی سٹرن ایکشن لیے اور یہ انشور کیا کہ جو کہ سعودی عربیہ ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے کیونکہ تقریباً سالانہ ہمارے 8 لاکھ ورک فورس جو ہے یہاں سے جاتی ہے. ہماری جو ریمیٹنسز کا سارا فوکس ہے 10 بلین سالانہ یہاں سے ہم ریمیٹنس بھیجتے ہیں. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ سعودی عربیہ جیسے ایک دوست ملک میں ہم ایسا ماحول کریٹ کریں جس سے خود بھی پریشانی ہو اور پاکستان کا نام بھی بدلا. تو کافی اسٹیپس لیے گئے ہیں اور بھی اسٹیپس لیے جا رہے ہیں. کانسلیٹ جنرل آف پاکستان بھی اس مد میں کافی کوششیں کر رہا ہے, آگاہی بھی کر رہا ہے, اور جیسے آپ کے پلیٹ فارم ہے اس طرح دوسرے انٹرفیسز ہیں اس پہ بھی ہم اس کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں اور اسے آئیڈینٹیفائی بھی کرا رہے ہیں کہ یہ مسئلے آ رہے ہیں اور جس سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. جی تھینک یو سو مچ. میرا اسی سے نیکسٹ کویشچن ہے کہ اگر اس طرح کے غیر قانونی کاموں میں کوئی پاکستانی ملوث ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان کی ساکھ پہ یا دوسرے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو کن نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی نتائج تو یہ ہے کہ ایک تو بدنامی ہو رہی ہے, دوسرا یہ کہ انفارچونیٹلی ہماری جو فگر ظاہر تھی وہ بہت زیادہ تھی جو ہمارے پیگری میں پکڑے گئے. نتائج یہ ہے کہ اس میں پھر مسئلے آتے ہیں بعد میں. نارمل کیسز میں جو ہر کوئی عمرے کے لیے اپلائی کرتا ہے اس میں پھر ایشوز آتے ہیں, آئیڈینٹیفیکیشن میں اس کا مسئلہ آتا ہے. اور جو دیکھیں ایک یونیورسل لا ہے, کہیں پہ بھی بیگری کو الاؤ نہیں کیا جاتا اور اس پہ ممانعت ہے, اسے کیا پروہیبیشن ہے, اس کی سختی ہے اس پہ. تو یہاں پہ غیر ملک میں آپ بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے ہیں تو لا آف لینڈ کو آپ چیلنج کرتے ہیں, کویشچن کرتے ہیں, تو یہ گڈ پریکٹس نہیں ہے, بدنامی ہو رہی ہے اس سے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سعودی عربیہ ہمارے لیے قابل قدر اس لحاظ سے ہے کہ یہاں پہ ڈائسپورا بہت زیادہ ہے, ہمارا ریمیٹنسز سے بہت زیادہ جاتے ہیں یہاں پر. وائٹ کلر جاب میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بلو کلر میں بہت زیادہ فگر ہے ہماری, تو ان پہ پھر امپیکٹ پڑتا ہے. پھر پاکستان کے جنرل امپریشن جو ہے ایک امیج ہے وہ ٹارنش ہوتا ہے, اس سے وہ امپیکٹ ہوتا ہے. باقی یہاں پہ اپنے مین پاور ورک فورس بھیج رہے ہیں جس میں بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے, وہ سارے ہیں. تو پاکستانی کو یہ خاص ہماری طرف بھی یہ ہے کہ اس چیز کا تدارک ہو اور یہ بیگری کا ایلیمنٹ اسے روکا جائے, جس پہ حکومت پاکستان کافی سٹیپس لے چکی ہے اور مزید بھی لے رہی ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ایسی کوئی اسٹیٹس یا ایسی کوئی فگرز ہیں جو آپ ہمارے دیکھنے یا ہمارے سننے والوں کو ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ پچھلے 2-3 سالوں میں کتنے پاکستانی ان کیسز میں انوالو ہوئے ہیں, یا ایسی کوئی فگرز جو آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہوں؟ وہ اسٹیٹس تو گورنمنٹ ایجنسی سے وہاں سے مل سکتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں کیس ایک کیس آ جاتا ہے, دوسرا کیس آ جاتا ہے, تو ہم اسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. کلیکٹیو اسٹیٹس تو کے پاس ہوں گے وہاں پر, اور ہم کیس بائی کیس یہاں ڈیل کرتے ہیں. اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹ وہ اریسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں انٹیمیٹ اس میں نہیں کرتے ہیں, اور یہ گورنمنٹ ایجنسیز کے تھرو وہاں سے اسٹیٹس آئیں گے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ لوگ جو اس طرح کے کیسز میں پکڑے جاتے ہیں یا ڈائریکٹلی ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے, ان کو جب واپس پاکستان میں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے تو پاکستان میں بھی ان کو کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور کیا یہ لوگ واپس اسی کنٹری میں دوبارہ جا سکتے ہیں ان کے؟ جی یہ سعودی عربیہ کی حکومت کی طرف سے یہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں, ان کے ڈاکیومنٹس پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ کس معاملے میں اریسٹ ہوئے ہیں. اریسٹ ہونے کے یا لا توڑنے کے کافی ریزن ہو سکتے ہیں. اس میں ٹریفک رول وائلیشن ہو سکتی ہے, خدا نخواستہ ڈرگ ہو سکتے ہیں, اقامے کے مسئلے ہو سکتے ہیں, کیونکہ بیگری ہے اس کو انہوں نے اسپیسیفائی کر دیا ہے, اور وہ ڈاکیومنٹس ان کے جاتے ہیں انہیں ڈیپورٹ کرتے ہیں, تو پاکستان میں امیگریشن ان ایکشن آ جاتا ہے امیڈیٹلی. ان کے لیے حکومت پاکستان نے آئیڈینٹیفائی کر دیا, ان کے ڈاکیومنٹس میں بھی لکھ دیا ہے, انہیں بلیک لسٹ بھی کر دیا, پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں انہیں ڈال دیا, جس میں 5-10 سال نو فلائی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں ان کے لیے. تو حکومت پاکستان نے اس پہ اسٹرانگ ایکشن لیے ریسنٹلی, اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ٹرینڈ کم ہو اور وہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ ریپیٹ آفینس اس میں اس کیٹیگری میں نہ ہو. جی تھینک یو سو مچ. نیکسٹ کویشچن میرا جو ہے وہ مس ازکر سے ہے. آپ ہمیں بتائیے گا کہ ہماری جو کمیونٹی ویلفیئر اتاشیز ہیں, آپ کمیونٹی ونگ ہے, کانسلیٹ ہے, یہ کیا رول ادا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کیا میکنزم ہے یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور آگے پھر کوآرڈینیٹ کر کے کس طریقے سے ان کیسز کو سالو کیا جاتا ہے؟ بیگری کے کیسز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بیگری کے اور جو اللیگل غیر قانونی دونوں کام ہو سکتے ہیں. جی کانسلیٹ جنرل آف پاکستان جدہ ہماری یہاں کی بہت وائبرنٹ کمیونٹی کے ساتھ مل کے سعودی گورنمنٹ کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کسی بھی انسکروپلس پریکٹسز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. سعودی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, اپنی کمیونٹی کے ساتھ مل کے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں تاکہ اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں ان کو
यहाँ से पहले सऊदी गवर्नमेंट के लॉ के मुताबिक अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, उसके बाद उनको डिपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान। तो इस तरह पाकिस्तान की कम्युनिटी भी शामिल होती है सऊदी गवर्नमेंट के साथ, और पाकिस्तान का काउंसलेट जनरल भी शामिल होता है और CWAs भी शामिल होते हैं। उसके बाद पाकिस्तान जाके वो नो फ्लाई लिस्ट में शामिल हो जाते हैं ये लोग, वो बैन हो जाते हैं, कहीं भी वो ट्रैवल करने से बैन हो जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ से आइडेंटिफाई होके जाते हैं, उनके डिपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाता है कि ये बेगरी के क्राइम में वहाँ पे अरेस्ट हुए थे और ये रीज़न है इनकी डिपोर्टेशन की। इस वजह से ना सिर्फ वो यहाँ पे अरेस्ट होकर डिटेन हो जाते हैं, बल्कि पाकिस्तान जाके भी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को ये आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि इस जुर्म में गिरफ्तार होके आए हैं, और इस वजह से क्योंकि आइडेंटिफिकेशन यहाँ की कम्युनिटी, गवर्नमेंट और काउंसलेट की मदद से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है उनके डिपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स में, इसलिए पाकिस्तान की अथॉरिटी हो जाती है कि वो उनके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं एज पर पाकिस्तान लॉ, जो कि उनको बाहर ट्रैवल करने से भी बैन कर देता है और उनको नो फ्लाई लिस्ट में डाल देता है। इसके अलावा भी जो एज पर लॉ उनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो उनको भुगतने पड़ते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि अक्सर हमने ये चीज़ें भी देखी हैं कि यहाँ से पाकिस्तानियों को जो बाहर जाते हैं वहाँ पे उनको जबरी मुशक्क़त का या इस तरीके के एक्सप्लॉयटेशन का भी सामना करना पड़ता है। तो इन केसेस में जो हमारे जनरल काउंसलेट है या कम्युनिटी वेलफेयर अताशेज़ हैं वो क्या रोल अदा कर रहे हैं? अगर किसी के साथ कोई गैर कानूनी सलूक हो रहा हो वहाँ पे, या उनको सैलरीज वगैरह नहीं दी जा रही हों, या उनके साथ जो वादे किए गए थे वो या उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर अमल नहीं किया जा रहा, तो इस सिलसिले में आप लोग किस तरीके से हेल्प करते हैं? देखिए जी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान के तकरीबन 2.5 मिलियन पाकिस्तानीज़ यहाँ मौजूद हैं, और वो हर तरह के वर्क फोर्स का बड़ा वाइब्रेंट हिस्सा हैं माशाल्लाह। दे आर वर्किंग, अपनी फैमिलीज़ को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान और सऊदीया की इकॉनमीज़ में भी एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे मसाइल, जैसे कि हर मुल्क में होता है, कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे मसाइल का शिकार ज़रूर होते हैं जो किसी ना किसी अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स के थ्रू, सब एजेंट्स के थ्रू, ऐसी जॉब्स जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, उनके थ्रू उनके हद पे चढ़ के यहाँ पे आए होते हैं। सो उसका जो मसला है वो ओरिजिन पे और सोर्स पे है, हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, जो कि हम कर भी रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस तरह की ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ प्रोमोटर्स को जो इलीगल थे और जो अनऑथराइज थे, जो इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, उनको बैन किया, उनको ब्लैक लिस्ट किया, ताकि हमारे शहरियों, हमारे सिटीजन्स के खिलाफ सिटीजन्स के साथ जो इस तरह का मसाइल पेश आ रहे हैं उनको कम से कम किया जाए। क्योंकि जो पहला कॉन्टैक्ट है, किसी भी बंदा जो बाहर जाने का इरादा करता है, वो सबसे पहले किसी ना किसी एजेंट से रब्ता करता है, जिसको हमारी आम ज़बान में एजेंट कहा जाता है, अदरवाइज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर से रब्ता करता है मोस्टली। तो ज़रूरत इस अमर की है कि एक ऑथेंटिक ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर से या OEC से, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट बॉडी है, इनमें से किसी से भी ऑथेंटिक बॉडी से रब्ता किया जाए, ताकि सफ़र का आगाज़ ही शुरुआत से ही एक लीगल तरीके से हो। जब एक लीगल तरीके से जॉब का आगाज़ होगा, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, BEOE, वो बिल्कुल जो ऑथेंटिक जॉब लिस्टिंग्स है उनको एडवर्टाइज करते हैं। हमारे लोग अगर उन ऑथेंटिक जॉब्स में आएंगे तो ज़रूर यहाँ पे आके जॉब्स भी मौजूद हैं, एम्प्लॉयर्स भी मौजूद हैं जो उनके बेनिफिट्स का भी ख्याल रखते हैं। और सऊदी गवर्नमेंट हमेशा से यहाँ पे जितने डायस्पोरा हैं, वो पाकिस्तानी हो या कोई और हो, लेकिन हमारा क्योंकि एक भाईचारे वाला ताल्लुक है, तो ख़ास तौर पे यहाँ पे वर्कर्स के राइट्स के लिए दिन ब दिन बेहतर से बेहतर जो लेजिस्लेशन भी कर रही है और उनके हकूक़ की हिफाजत के लिए कोशां हैं। सो यहाँ पे अगर कोई वन ऑफ ऐसा केस आ भी जाए जिसमें एक्सप्लॉयटेटिव या कोई इस तरह का काम हो रहा हो, तो सऊदी गवर्नमेंट भी उसका बहुत सख्ती से तदारुक करती है, और वो जो वर्कर्स हैं, वो पाकिस्तानी हो या किसी भी और नेशनलिटी के हों, बिल्कुल उनके साथ खड़ी होती है, सफारा भी उनके साथ खड़ा होता है, और इस तरह की किसी भी वन ऑफ प्रैक्टिस का पूरे तरीके से लिया जाता है नोटिस, और उसको बाय लॉ, जो भी बाय लॉ मौजूद है, आप कहें कि ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, वो इन एक्शन आ जाता है और हुकूक दिलाए जाते हैं पाकिस्तानी को। यहाँ का जस्टिस सिस्टम इज़ वेरी प्रोएक्टिव एंड वेरी फास्ट माशाल्लाह। सो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो किसी का राइट हो और उसे ना मिले। सो पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तानी काउंसलेट जनरल, एम्बेसीज, सऊदी गवर्नमेंट के सब मिलके
लोगों के हुकूक की हिफाजत के लिए हर वक्त दिन रात कोशा हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही जी। जी थैंक यू सो मच। आपने हमारे साथ शेयर किया कि किस तरीके से सऊदी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी कौंसलेट जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं और इस तरीके से के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं जानना चाह रहा हूँ, आप हमारे नाजरीन को, हमारे देखने वालों को बताएं कि अगर कोई हमारा मेंबर, कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ से जाने के बाद वहाँ पे उसको अगर कोई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार हो सकता है? वो कोर्ट से या कौंसलेट से किस तरीके से रब्ता कर सकता है, या इसके लिए कोई हॉटलाइन नंबर्स या जो पूरा प्रोसीजर है वो आप हमारे साथ या हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें? जी, अब सबसे पहले जी लाइन ऑफ कांटेक्ट तो आपका कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। वेबसाइट पे सारे अफसरान के, सारे स्टाफ के नंबर दिए गए हैं। रिसेप्शन पे 24 आवर्स ड्यूटी होती है स्टाफ की। सबसे पहले लाइन ऑफ कांटेक्ट ये है। अलॉन्ग विद दिस, अगर उनका कोई इशू आता है तो हर एक, जैसे उन्होंने मैडम ने बताया, ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म है, उनके अपने वेबसाइट्स हैं, वो इसके थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। हमें रोजाना के मामूल पे केस आते हैं कि यहाँ पे ये मसला हुआ, हमारा एग्जिट लग गया, हमारा लग गया। इसके लिए कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी गाड़ियाँ जाती है रेगुलर बेसिस पे, जो के हेड ऑफिस है, शर्मीज की है, और वो तो अपनी ग्रीवेंस रिपोर्ट करा दें। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स वेबसाइट पे हैं, तो 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं, और जो भी चीज़ होती है हम इन्हें ऑन प्राइवेट बेसिस टैकल करते हैं जी इन रूटीन। मैं इसमें ऐड भी, जैसे आकिब साहब ने बताया, जो वेबसाइट है काउंसलेट की वो 3 लैंग्वेजेस में है। ये हमारे यहाँ पे काउंसलेट की एक बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट थी कि अरबी, इंग्लिश और उर्दू तीनों ज़बानों में वेबसाइट मौजूद है, ताकि वो सबके लिए आसानी से जो है वो समझी जा सके। वहाँ पे भी हमारे नंबर मौजूद हैं। पाकिस्तान की जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट है, वहाँ पे भी CWS के सऊदी और बाकी सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स मौजूद हैं। हमारे क्योंकि हम जद्दा में बेस्ड हैं, हमारे काउंसलर विजिट्स होते हैं हर हफ्ते। CWS तीनों यहाँ पे जो पोस्टेड हैं वो सऊदी अरेबिया के फार फ्लंग एरियाज में ट्रैवल करते हैं, जिसमें नजरान, जजान, मदीना, ताइफ, अबहा, अलबाहा, दूर दूर के एरियाज में 9-9, 10-10 घंटे की फासले पे जो है, सैकड़ों किलोमीटर्स के फासले पे हैं, वहाँ काउंसलिंग की टीम्स जाती हैं, ताकि जो लोग जद्दा नहीं आ सकते वो उन इलाकों में उनके मसाइल वहाँ जाके हल करें। इसके अलावा हमारे वहाँ पे मंदूबीन मौजूद हैं, जो लोग डायरेक्टली, जिनके नंबर्स पास मौजूद हैं, कम्युनिटी से रब्ता कर सकती है किसी भी मसले के लिए, और हम फौरी तौर पे ट्रैवल भी करते हैं हमारे CWAs अगर कोई इस तरह का मैटर हो। फिर स्केड्यूल्ड विजिट्स के अलावा भी ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा हमारे ई कचहरी है, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि हम खुली कचहरी हर महीने काउंसिल जनरल साहब उसे हेड करते हैं, जिसमें हमारे पूरे वेस्टर्न रीजन से लोग उसमें शामिल होते हैं। उसे वक्त से पहले उसका लिंक दिया जाता है, लोग उसमें हिस्सा लेते हैं भरपूर तरीके से और उनके मसाइल उससे भी हल होते हैं। तो देयर आर मल्टीपल मैकेनिज्म्स, और बिल्कुल एक्सेस बिल्कुल 1 मिनट पे है। हमारे मोबाइल्स पे फ़ोन आ रहे होते हैं, ईमेल्स आ रही होती हैं, PM पोर्टल है जिस पे ग्रीवेंसेस आ रही होती है। सो देयर आर मल्टीपल मैकेनिज्म्स जिसके थ्रू कम्युनिटी या जो भी मसले का शिकार है रब्ता करें, और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं कि एज पर लॉ ऑफ द लैंड उनके मसाइल का हल करें, और सऊदी गवर्नमेंट उसमें हमारी भरपूर मदद करती है। जी थैंक यू सो मच। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है। आप लोग मुझे बताएं कि अगर कोई पाकिस्तानी अभी सोच रहा है वो बाहर जाने के लिए, तो वो अपनी जॉब की, वीज़ा की, या उसके जो जॉब ऑफर हुई है उसकी वो तस्दीक कहाँ से कर सकता है? इसके लिए कोई वेबसाइट या कोई तरीक़ाकार है कि वो आने से पहले ही अपने रोज़गार, अपने सफ़र को जो है महफूज बना के आए? जी, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट BENOE.gov.pk हमारी पाकिस्तान की ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट्स है। जितनी ऑथेंटिक जॉब लिस्टिंग्स हैं वो वहाँ पे होती हैं। इसके अलावा ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन एक मिनिस्टर ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एक इदारा है, इनकी अपनी वेबसाइट्स है। ये इदारे जो ऑथेंटिक जॉब्स हैं उनको एडवर्टाइज करते हैं। इसके अलावा हमारी ब्यूरो के अंडर ओवर 2000 लाइसेंस्ड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर कंपनीज हैं, जो
ऑथेंटिक काम करती हैं। तो सबसे पहले सफ़र का आगाज़ ही अगर ठीक तरीके से किया जाए, ऑथेंटिक और लीगल वैलिड लाइसेंस वाली OEP या OEC के थ्रू अपना यहाँ का सफ़र शुरू किया जाए किसी भी बाहर के मुल्क का, तो बेहतर जॉब भी लैंड होगी और यहाँ पे भी आके मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारी जो प्रोटेक्टेड ऑफिसेस हैं वो हर पाकिस्तान से बाहर जाने वाले एक प्रॉपर जिस मुल्क में भी वो जा रहे होते हैं उसके लॉज के हवाले से ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा स्किल्स के हवाले से ट्रेनिंग्स पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ PHRD के तहत इदारे हैं जो उनको स्किल्स में भी ट्रेनिंग देते हैं, उनको कल्चरल ट्रेनिंग्स भी देते हैं, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग्स देते हैं ताकि उन्हें अपने राइट्स का भी पता हो और उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी पता हो, जॉब भी वो ऑथेंटिक लैंड करें और उनको जो तरीके हैं किसी जगह के, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके बारे में भी पता हो ताकि यहाँ पे आके सिमुलेट करने में भी मसला ना हो और जॉब्स भी उनको ऑथेंटिक मिले। तो दे हैव टू, जो सफ़र का आगाज़ है वो सही नुक्ते से होगा तो आगे भी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके अलावा हमारे जो देखने वाले होते हैं वो साथ साथ हमसे क्वेश्चन भी करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि पाकिस्तान में ओवरसीज़ के लिए कोई स्कीम क्यों नहीं लॉन्च कर रही इस वक्त, गवर्नमेंट इस पे जो है वो कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रही, तो इसके बारे में आप लोग कुछ एक्सप्लेन करना चाहें या बताना चाहें? ये स्कीम्स तो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। मैं आपको बताऊँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन एक मखसूस डेडिकेटेड इदारा है जो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ के मातहत काम करता है। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कार्ड प्रोवाइड किए कि वो उनके कोई फैमिली मेम्बर या कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, उनके लिए हाउसिंग स्कीम्स हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, 8 से 10 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, OPF स्कूल्स हैं। यहाँ पे रेमिटेंस स्टेट बैंक के अलग हैं, लेकिन OPF तो पहले मैं आपको बता दूँ उनके सब्सिडी, उनके स्कूल रेट्स हैं, उनके लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, एम्बुलेंस सर्विस है, डेडिकेटेड आपके एयरपोर्ट पे, ये कुछ आपको मैं इंसेंटिव बता रहा हूँ। इसके अलावा लैंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए एक स्पेशल कोर्ट्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं। एक वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है हुकूमत पाकिस्तान का, जो कि फाइनल स्टेजेस में है। कोर्ट्स सेनेट से और नेशनल असेंबली से वो बिल अप्रूव भी हो गया है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट रहती है और कोशिश ये करेंगे जो लोगों की 20-20, 30-30 साल से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, लैंड डिस्प्यूट्स हैं, उसकी रेजोल्यूशन विद इन 180 डेज हो जाए। तो एक ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है। अलॉन्ग विद दिस PM पोर्टल पे हमारे पास कंप्लेंट्स आती है ओवरसीज़ की या पाकिस्तानियों की, यहाँ से जो आती है तो OPF के जितने कंप्लेंट्स हो हम थ्रू OPF डेजिग्नेटेड पेमेंट्स को पाकिस्तान में इदारों को डिफरेंट प्रोविंसेस में थ्रू OPF भेजते हैं। और OPF के रीजनल ऑफिसेस हैं जो कि लाहौर में भी है, कराची में भी है, पेशावर में भी है, क्वेटा में भी है। तो एक लाइसेंस हमारे CWA के थ्रू होता है। हमारे पास ऑन डेली बेसिस केसेस आते हैं जो हम OPF को मार्क करते हैं और उससे फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसेस को ऑनवर्ड डिसमिनेट होते हैं। ऐड कर दूं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रोशन डिजिटल अकाउंट किया है। इस तरह और इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की जा रही है, जितने बेनिफिट्स दे सकते हैं। जैसे मैंने इससे 1-2 दफ़ा पहले बताया, रेमिटेंस तकरीबन $10 बिलियन है। हमारी कोशिश ये है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोशिश ये है कि हम इन्हें इनकरेज करें कि ऑफिशियल मीन्स, ऑफिशियल चैनल ये रेमिटेंसेस भेजें ताकि इसकी फिगर और भी बढ़े, रेमिटेंसेस भी बढ़ें, पाकिस्तान के ओवरऑल इसमें भी फ़ायदा हो बेहतरी का। तो इन लाइन्स पे सोच रहे हैं और इन लाइन्स पे इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। इसके अलावा एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन हुआ था अप्रैल में इसी साल, जिसमें डिफरेंट डायस्पोरा से, डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट मिशन से काफ़ी लोग आए। तो तकरीबन 4000 पार्टिसिपेंट्स थे उसके। तो हुकूमत पाकिस्तान की काफ़ी प्रायोरिटी है, फर्स्ट लाइन पे है ये इसकी, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए और भी विद टाइम इंसेंटिव्स आएंगे, अनरोल होंगे इंशाल्लाह। जी थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमारे साथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट मालूमात शेयर की हैं और हमें बताया, नाज़रीन और देखने वालों को बताया कि अगर पाकिस्तानी को गैर कानूनी काम का सामना करना पड़ सकता है या वहाँ पे उनको इस भीख मांगने जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए क्या कानूनी चारा वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे नाजरीन के साथ अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके बाद मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप हमारे पाकिस्तानी जो हैं, जो बाहर जाने का इरादा रखते हैं या बाहर जाने के लिए वो अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं, उनको आप लोग कोई पैगाम देना चाहें तो उनके लिए क्या पैगाम हो सकता है? जी, पाकिस्तानी जो मिडल ईस्ट ख़ासतौर पे सऊदी अरेबिया आना चाहें, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ माशाल्लाह। विजन 2030 के तहत सऊदीया में इस वक्त डेवलपमेंट का काम हर सेक्टर में बहुत उरूज पे है
So mashallah, पहले ही पाकिस्तानी it's one of the most desired destinations because of her man and because of the brotherly relations that Pakistan has with Vietnam. So इंशाल्लाह पाकिस्तानी और भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज यहाँ मौजूद हैं. तो बिल्कुल अच्छे किसी ऑथेंटिक एजेंसी के थ्रू, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के थ्रू या ओईसी के थ्रू आइए और यहाँ के लॉज के बारे में समझ के आइए, अपने राइट्स के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में समझ के आइए, ताकि यहाँ पे आके आप अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकें, ना सिर्फ अपने खानदान की बेहतर नशोनुमा और तरबियत और खुशहाली के लिए, बल्कि दोनों ममालिक की खुशहाली के लिए अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकें. यहाँ पे बिल्कुल दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू कम टू सऊदी अरेबिया एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड टाइम बिकॉज पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा भाइयों और सेम कल्चर का होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड भी है पाकिस्तानी के, बहुत ज़्यादा खुले दिल के साथ सऊदी गवर्नमेंट भी और सऊदी अवाम भी उन्हें कबूल करते हैं. जी थैंक यू सो मच. और इसके बाद मैं अपने नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करूँगा जो इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, और जो जितने भी हमारे देखने वाले उन तमाम लोगों का शुक्रिया. अगर आप लोग बाहर जाना चाह रहे हैं और अपना सफ़र को महफूज और सेफ़ बनाना चाहते हैं, तो आप जाने से पहले अपनी जॉब, वीज़ा और इन तमाम चीज़ों की वेरिफिकेशन और तस्दीक करने के बाद जाएँ. और इसके बाद अगर आपको किसी किस्म की भी कोई रहनुमाई चाहिए होती है, तो इसके लिए MRC के ऑफिसेज़ को आप पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद ऑफिसेज़ को भी आप लोग विज़िट कर सकते हैं. और स्क्रीन पे हमारा जो है वो आउटलाइन का नंबर मौजूद है, और हमारे व्हाट्सएप के नंबर्स भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं. आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रब्ता कर सकते हैं. हम आपकी को फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन देंगे. तमाम गाइडेंस, तमाम मालूमात जो MRC की तरफ से होंगी वो तुम्हारी तमाम मुफ्त मालूमात होंगी. इसके अलावा इसके बाद ये है कि आप हमारे नाजरीन हमसे कनेक्टेड रहें, और इंशाल्लाह हमारी जो मुलाकात होती है वो हमारी नेक्स्ट सेशन में होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.